मित्रों नमस्कार। अपने बीच केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी आपको संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी भी उपस्थित हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद। मित्रों, मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं विशेष रूप से संस्कृति मंत्रालय ने इन 9 सालों में जो काम किया है उसके बारे में ज्यादा फोकस रहेगा। बाकी आपके लास्ट में क्वेश्चन होंगे ही। देखिए, हम इन 9 साल के पीरियड को सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड भी कह सकते हैं। ये ऐसा कालखंड है जिसमें अनसंग हीरोज की पहचान की गई। वो ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनको इतिहास में महत्व मिलना चाहिए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद की जो सरकारें रही उनको वो नाम ठीक नहीं लगे, तो उनका महत्व कम मिला। जिस महत्व के वो हकदार थे इतना महत्व नहीं मिला। मैं 2 बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान जो नहीं मिला। और राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे राख उठाई थी सरदार पटेल साहब की उन्होंने कि ये राख एक दिन अमर होगी। और ये हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में केवड़िया में, जिसको अब एकता नगर भी कहते हैं, 182 फीट ऊंची प्रतिमा बना करके नरेंद्र मोदी जी ने वो मान और सम्मान सरदार पटेल जी को दिया जिसके वो हकदार थे। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर तरह की अपनी योग्यता दिखाई। संविधान निर्माण से लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसपे उनका कोई आर्टिकल नहीं आया हो, उनकी कोई बुक नहीं आई हो। मानव शास्त्री से लेकर के, समाज शास्त्री से लेकर के, राजनीति शास्त्र से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, लेखक से लेकर के, फिर भी 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है और 90 में जाकर के भारत रत्न मिलता है। और तब मिलता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती है। यहां वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देती है। पंच तीर्थ का विकास इस 9 सालों में हुआ। वो पंच तीर्थ जो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए स्थान थे, जन्म स्थान मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन, उसके वो हकदार थे। इन स्थानों का विकास होना चाहिए था। आज आप जाके देखेंगे 26 अलीपुर रोड पे तो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए सारे तथ्य डिजिटल फॉर्म में एक म्यूजियम के रूप में, और कितनी जनता आती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि क्यों बनाए। अनसंग हीरो। अब मैं एक नाम आपके सामने लेता हूं, दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। आने वाले समय में 1931
तो करीब 100 साल हो जाएंगे शहीद भगत सिंह जी को शहीद हुए। ये दुर्गा भाभी नाम उन्होंने दिया था। और ये क्या महिला का चरित्र है जी। उनके पिताजी जुडिशरी में काम करते थे और उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हुआ हूं तो मैं कुछ पैसे देता हूं, मकान बना लेना। और वो मकान नहीं बनाती है, वो यहां आकर के उसकी शादी होती तो कौशाम्बी के आसपास की है, पियर शादी हो जाती है जम्मू में, और वो मकान नहीं बनाती है। वो इनकी सेवा में लग जाती है कि इनको तो फांसी की सजा हो गई, इनको कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है, इनको कोई खाना नहीं खिला रहा है। तीनों हमारे भगत सिंह, राजगुरु और हमारे चंद्रशेखर जी, नहीं चंद्रशेखर का अलग विषय था, सुखदेव जी। चंद्रशेखर जी को तो बंदूक लेके दी उन्होंने दुर्गा भाभी ने, ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। देखिए इतना बड़ा काम करने के बाद पिताजी पूछते हैं कि तुमने मकान बना लिया? कि मैं उस मकान की नींव रख रही हूं, जो भारत जब आजाद होगा तो बहुत बड़ा मेरा मकान बन जाएगा। भगत सिंह पूछते हैं ये पैसा कहां से लाती हो? बोला मेरे पिताजी ने दिया है मकान का। तो मकान क्यों नहीं बना रही? बोला बना रही हूं ना। ये सारे नए कपड़े, भगत सिंह जी कहते मुझे तो फांसी होने वाली है। राजगुरु भी ये कहते थे, सुखदेव भी ये कहते थे फांसी होने वाली है, कपड़े नए क्यों ला रहे हो? लेकिन इतिहास के पन्नों में वो नाम नहीं है थी दुर्गा भाभी का, अनसन हीरो रह गई वो। सारा पिताजी ने जो पैसा दिया इन क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, उनकी सेवा में लगा दिया, खाने में, कपड़े में, किराए में, सब। क्या उनका नई पीढ़ी जाने नहीं कि क्या थी दुर्गा भाभी? तो हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उनका एक ड्रामा बनाया और कई जगह दिखाए। यह है दुर्गा भाभी का चरित्र। और नई पीढ़ी ने देख करके कईयों के तो आंसू आ गए जब हमने देखा कि इस तरह के लोग इतने भावुक हुए कि हमें तो पता ही नहीं था दुर्गा भाभी का नाम। ये नरेंद्र मोदी जी नहीं आते, दुर्गा भाभी का चरित्र जनता के सामने नहीं आता। ये विशेष कालखंड है। हम देखिए हर घर तिरंगा, ये जनता ने उठाया, लेकिन ये संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मिनिस्ट्री था। किसी ने कहा कि झंडे कहां से मिलेंगे, किसी ने कहा कि कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा, मैं अभी देखता हूं, गांव में जाता हूं तो झोंपड़ियों में आज भी लगे हुए झंडे। जनता ने किस तरह से लिया हर घर तिरंगा अभियान को। और जितने भी हमारे एएसआई के जो मॉन्यूमेंट्स थे, सब जगह इसकी शुरुआत हुई। नहीं तो मॉन्यूमेंट्स भी कई बार पता नहीं कौन सा मॉन्यूमेंट्स है, कितना महत्व का है, जनता को जानने को मिला कि ये मॉन्यूमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी ये महत्वता है, कुंभलगढ़ क्यों फेमस है। ये सब चीजें जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़ी हुई थी, ये इसी कालखंड में। और मात्र संयोग नहीं है कि श्री राम मंदिर का निर्माण भी इसी कालखंड में हो रहा है। काशी भव्य बनी, ये भी मात्र संयोग नहीं है। 354 अतिकर्मी थे वहां, कोई छोटा काम नहीं था। सबको पुनर्वास किया गया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, जितना मुआवजा चाहिए दिया गया और काशी को भव्य बनाया गया। उज्जैन महाकाल लोक परियोजना, ये भी कोई छोटा काम नहीं था। और केदारनाथ पुनर्वास विकास परियोजना, ये भी कोई छोटा काम नहीं था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, ये भी कोई छोटा नहीं था। रामानुजाचार्य जो समानता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उनके बारे में जिक्र किया कि वो इक्वलिटी के इतने बड़े महापुरुष हुए। उनके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये भी इसी कालखंड की देन है। सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर, देश आजाद हुआ तब से सिख समाज के लोग कह रहे थे कि गुरु नानक के दर्शन करने के लिए वहां जाना है करतारपुर साहिब, और कॉरिडोर नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। ये चार धाम
इनका जो रास्ता सुगम किया गया, ये भी इसी कालखंड की देन है। अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर, ये भी इसी कालखंड का। मैं जहां राजस्थान से आता हूं, मानगढ़ धाम और जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लोकार्पण किया। पर मानगढ़ धाम, फिर मैं कहता हूं, ये अनसंग हीरो का एक पार्ट है। जैसे मैंने दुर्गा भाभी का जिक्र किया, ऐसे मैं मानगढ़ धाम का भी जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। 1913 का वह दिन, अंग्रेजों की गोली से एक ही दिन में कह रहा हूं मैं, अंग्रेजों की गोली से एक ही दिन में 1500 से ज्यादा आदिवासी समाज के पुरुष, महिला और बच्चे मारे गए। लेकिन कौन जानता है, इतिहास में इनका किसी ने दर्ज कर दिया कि ये भीलों का विद्रोह था। ये विद्रोह था, वो लड़े थे देश के लिए कि हम अंग्रेजों के इस कानून को नहीं मानेंगे, उसको विद्रोह करके कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार यहां गई, मानगढ़ धाम। ये देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। और मानगढ़ धाम की विकास की परियोजनाएं, उसके बारे में चिंतन, ये सब हो रहा है। आप देखेंगे कि एक बड़ा काम और हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आपको लगता है कि ये जो मूर्तियां चोरी हो जाती थी, ये तस्करी के लोग, तस्कर कितने होते थे और हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे, हम कोई बहुत बड़ा उसमें पैरवी नहीं करते थे, हल्की पैरवी करके छोड़ देते थे। तो आप आंकड़ा देखेंगे तो चकित रह जाएंगे। 2014 से पहले खाली चोरी गई 13 मूर्तियां वापस आई, 13। और 14 के बाद कितनी आई? 231। यू जस्ट सी द स्पीड एंड स्केल। यही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कालखंड के हर योजना में यही है। उन्होंने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाई। कहां 13 मूर्तियां ही आई इतने सालों के प्रयासों के बाद, और कहां 2014 के बाद 231 चोरी गई हमारी मूर्तियां वस्तुएं वापस आई। भारत के महापुरुषों का सम्मान आप देखिए, इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अब ये आपको जानकारी है और नहीं है तो मैं बता दूं, जॉर्ज पंचम यहां आए थे। जॉर्ज पंचम आए, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदली, एक समारोह हुआ और बाद में लगा कि भाई 36 में उनकी डेथ हो गई, 1936 में जॉर्ज पंचम की। तो लगा कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पे उनकी छतरी बना के और प्रतिमा लगा दी। देश आजाद हुआ। बहुत से लोगों ने लोकसभा की डिबेट में है कि साहब इनकी आप जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हटा दो। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे या पता नहीं क्यों नहीं हटाई, 1968 में हटी और 68 में हटने के बाद भी छतरी नहीं हटी। तो जो लोग घूमने जाते थे, मेरा भी इसमें लोकसभा में एक सवाल था कि जो लोग घूमने जाते थे पूछते थे ये क्या है, कि ये जॉर्ज पंचम की छतरी है। जॉर्ज पंचम नहीं था वहां, लेकिन छतरी के कारण जिंदा था। तो गुलामी के अवशेष हमें नहीं रखने, इस सिद्धांत से नरेंद्र मोदी चले और यहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की। यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कर्तव्य पथ, नाम भी दिया कर्तव्य पथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी आ ही रहा है 21 जून को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तेग बहादुर जी का आप देखिए प्रकाश पर्व। वही लाल किला जहां वो शहीद हुए थे, उसी लाल किले की प्राचीर पे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। और जब लोग देखते हैं तो कहते हैं भाई वाह नरेंद्र मोदी, ये क्या किया, कितना बड़ा काम किया आपने। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, चाहे बुद्ध सर्किट हो, चाहे रामायण सर्किट हो, चाहे कृष्णा सर्किट हो, ये सब काम हमारे मंत्रालय से इस पीरियड में हुए हैं। तो मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया। मैं अब आपको सवालों के लिए
आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।